नमस्कार। आज हम भारत के रियल एस्टेट सेक्टर में हो रहे एक बहुत ही दिलचस्प बदलाव को समझने वाले हैं। को लिविंग और को वर्किंग ये शब्द आजकल काफी सुने जा रहे हैं, लेकिन क्या ये सिर्फ एक ट्रेंड है या फिर निवेश का एक बड़ा मौका? चलिए इसी में गहराई से उतरते हैं। और देखिए, ये बात बिल्कुल सही है। हम जिस तरह से रह रहे हैं और काम कर रहे हैं वो बहुत तेजी से बदल रहा है, और यही बदलाव रियल एस्टेट में निवेश के नए रास्ते खोल रहा है। ये सिर्फ एक ट्रेंड नहीं, बल्कि एक पूरी क्रांति की शुरुआत है। तो आज हम किन किन बातों पर गौर करने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे कि भारत के शहरों में क्या बदलाव आ रहा है। फिर समझेंगे कि ये को लिविंग और को वर्किंग आखिर है क्या। आंकड़ों की दुनिया में गोता लगाएंगे। निवेशकों के लिए क्या मौके हैं ये जानेंगे। और हाँ, जोखिम और भविष्य पर भी बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं उन बड़े बदलावों से जो भारत के शहरी लैंडस्केप को एक नया आकार दे रहे हैं, एक नया इकोसिस्टम बना रहे हैं। देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है। स्टार्टअप कल्चर का बढ़ना, हाइब्रिड वर्क मॉडल का आना, ये सब सिर्फ लाइफस्टाइल में बदलाव नहीं है। असल में ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का बड़ा अवसर पैदा कर रहे हैं। अच्छा, तो अब सवाल ये उठता है कि ये को लिविंग और को वर्किंग असल में है क्या? चलिए इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को ठीक से समझते हैं और देखते हैं कि इनमें क्या फर्क है। तो को लिविंग, इससे आप एक तरह से मॉडर्न हॉस्टल या पीजी समझ सकते हैं। लेकिन रुकिए, ये उससे कहीं ज़्यादा है। यहाँ सिर्फ रहने की जगह नहीं मिलती, बल्कि एक पूरा कम्युनिटी एक्सपीरियंस मिलता है। सोचिए, सारी सुविधाएं मैनेज्ड हैं, फर्निश्ड हैं, और सबसे बड़ी बात, ये कॉस्ट इफेक्टिव भी है। और कोवर्किंग, इसने तो पारंपरिक ऑफिस स्पेस की दुनिया ही बदल दी है। अब आपको सालों की लंबी लीज लेने की जरूरत नहीं। यहां आपको पूरी फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। चाहे आप फ्रीलांसर हों या कोई बड़ी कंपनी, ये हर किसी के लिए है। तो इन दोनों में जो मुख्य अंतर है वो एकदम साफ है। एक हमारे रहने के तरीके को बदल रहा है और दूसरा हमारे काम करने के तरीके को। एक है मैनेज्ड अकोमोडेशन और दूसरा है फ्लेक्सिबल वर्कस्पेस। चलिए अब जरा आंकड़ों पर नजर डालते हैं, क्योंकि बातें तो ठीक हैं, लेकिन नंबर क्या कहते हैं। ये मार्केट असल में कितना बड़ा है। सिर्फ कोवर्किंग सेक्टर को ही देख लीजिए। अनुमान है कि 2025 तक ये 80 से 90 मिलियन स्क्वायर फीट तक पहुंच जाएगा। ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है और ये दिखाता है कि ये जल्द ही टोटल ऑफिस लीजिंग का एक बड़ा हिस्सा बनने वाला है। और को लिविंग मार्केट भी कुछ कम नहीं है। इसकी वैल्यूएशन पहले ही $10 बिलियन से ज्यादा है, और ये हर साल 15 से 20% की रफ्तार से बढ़ रहा है। ये ग्रोथ रेट कमाल की है। अब सवाल ये है कि इस ग्रोथ के पीछे की वजह क्या है। वजह है भारत की युवा आबादी। 65% लोग 35 साल से कम उम्र के हैं। ये युवा शहरों की ओर आ रहे हैं और उन्हें रहने और काम करने के लिए फ्लेक्सिबल ऑप्शन चाहिए। और हाँ, ये सिर्फ हवा में बातें नहीं हैं। वी वर्क इंडिया, स्टैंजा लिविंग जैसे बड़े और स्थापित नाम इस बाजार को तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। ये इस सेक्टर की मजबूती को दिखाता है। तो अब जब हम मार्केट के साइज और ग्रोथ को समझ चुके हैं, तो सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं। एक निवेशक के लिए इसमें क्या है, ये इतना आकर्षक क्यों है? देखिए, सबसे बड़ा आकर्षण है इसकी रेंटल यील्ड, मतलब किराए से होने वाली कमाई। पारंपरिक रियल एस्टेट के मुकाबले को वर्किंग में 8 से 10% और को लिविंग में 6 से 8% तक की यील्ड मिल सकती है, जो कि काफी शानदार है। और तो और अब एक नया मॉडल भी आ गया है, जिसे कहते हैं फ्रैक्शनल ओनरशिप। इसका मतलब है कि अब किसी बड़ी प्रॉपर्टी में निवेश करने के लिए करोड़ों रुपयों की जरूरत नहीं है। कई लोग मिलकर एक प्रॉपर्टी का छोटा छोटा हिस्सा खरीद सकते हैं और किराए से होने वाली आमदनी को बांट सकते हैं। लेकिन रुकिए, हर निवेश के साथ कुछ जोखिम भी जुड़े होते हैं। तो एक पूरी तस्वीर देखने के लिए हमें चुनौतियों और भविष्य की संभावनाओं दोनों पर नजर डालनी होगी। जी हां, चुनौतियां भी हैं, जैसे कि इनको चलाने का खर्च ज्यादा होता है। किराएदार अक्सर बदलते रहते हैं, नियमों को लेकर अभी भी थोड़ी अस्पष्टता है, और आप एक अच्छे ऑपरेटर पर बहुत ज्यादा निर्भर करते हैं। और जैसा कि रियल एस्टेट में हमेशा होता है, लोकेशन सबसे ज्यादा मायने रखती है। बेंगलोर, पुणे जैसे बड़े शहर तो हैं ही, लेकिन अब इंदौर और जयपुर जैसे टियर 2 शहर भी तेजी से हॉटस्पॉट बन रहे हैं। और यही बात हमें भविष्य की ओर ले जाती है। समझिए, ये सिर्फ ईंट और गारे का बिजनेस नहीं है, ये एक एक्सपीरियंस ड्रिवन बिजनेस मॉडल है। यहां वैल्यू प्रॉपर्टी की नहीं, बल्कि सर्विस और कम्युनिटी की है। तो कुल मिला के बात यह है कि आने वाला दशक फ्लेक्सिबिलिटी, कोलैबोरेशन और कम्युनिटी का है, और ये दोनों ही मॉडल इन तीनों चीजों पर खरे उतरते हैं। ये भविष्य के लिए बने हैं। तो अंत में एक बड़ा सवाल बचता है
क्या हम सिर्फ एक नए निवेश के अवसर को देख रहे हैं या हम रियल एस्टेट की पूरी परिभाषा को ही बदलते हुए देख रहे हैं? ये सवाल वाकई सोचने पर मजबूर करता है।